भारत के पड़ोस में बांग्लादेश की हुकूमत का तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश छोड़ करके फरार होना पड़ा और भारत के अंदर उन्हें पनाह लेनी पड़ी है। इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो भारतीय विदेश नीति का टोटल फेल्योर कह सकते हैं। भारत अपने सबसे अच्छे दोस्त की हिफाजत नहीं कर सका। बांग्लादेश के अलावा मौजूदा सरकार के वक्त में, मोदी साहब की सरकार के वक्त में, भारत के किसी भी देश से बांग्लादेश जैसे गहरे रिश्ते ताल्लुकात नहीं थे। और वहाँ सरकार गिर जाती है, वो सरकार जिसको भारत की मौजूदा सरकार सपोर्ट कर रही थी। अब बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा आज जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश की, मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में वहाँ एक अंतरिम सरकार बनी है। उस सरकार ने एक दिन पहले जमात-ए-इस्लामी एक संगठन है, और धार्मिक और राजनीतिक संगठन भी है, उस पर लगी हुई पाबंदी को हटा दिया है। साथ ही जमात-ए-इस्लामी के छात्र संगठन, इस्लामी छात्र शिविर और उसके दूसरे जो संगठन है उन पर लगी हुई पाबंदियों को भी हटा लिया गया है। जमात-ए-इस्लामी के ऊपर शेख हसीना वाजिद ने 2013 में पाबंदी लगाई थी और पिछले साल बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात-ए-इस्लामी को पाबंद किया था कि वो चुनाव में शामिल नहीं हो सकता है, यानी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश ने। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गृह मंत्रालय ने 28 अगस्त को ये प्रतिबंध हटाने की अधिसूचना जारी की है। जमात-ए-इस्लामी से पाबंदी हटा लेने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में उसके लिए बहुत सारे विकल्प खुल गए और देश के चुनाव में अपनी भूमिका निभा सकता है। जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी है। इस पार्टी का छात्र संगठन बहुत मजबूत है। इस पर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, देश में हिंसा के भी आरोप लगे और चरमपंथ को बढ़ावा देने के भी आरोप लगते रहे। भारत में 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसके बाद बांग्लादेश में कम्युनल राइट्स हुए थे। पूरे भारत में उस वक्त बहुत बड़े दंगे हुए थे 1990 और 92 में। बांग्लादेश में भी उसका इम्पैक्ट हुआ था और उस वक्त जमात-ए-इस्लामी के ऊपर हिंदू विरोधी दंगे भड़काने का आरोप लगा था बांग्लादेश में। जमात-ए-इस्लामी की जो इमेज है, छवि है, वो भारत विरोधी रही है हमेशा से। उन्नीस 1990 में बांग्लादेश में सैन्य शासन खत्म होने के बाद जमात-ए-इस्लामी और उसके नेताओं पर युद्ध अपराध के आरोप लगे, उन पर मुकदमा चला। साल 2010 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल ने पार्टी के 8 नेताओं को युद्ध अपराध का दोषी पाया था। जमात ने पहली बार साल 1978 में चुनाव में हिस्सा लिया था। साल 2001 में बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली सरकार में ये पार्टी शामिल हुई थी। गृह मंत्रालय, बांग्लादेश गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश, इसकी छात्र शाखा, इस्लामी छात्र शिविर और संगठन की अन्य सभी सहयोगी इकाइयों का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं मिला है। ये गौर करने वाली बात है। इस लाइन को मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश, इसकी छात्र शाखा, इस्लामी छात्र शिविर और संगठन की अन्य सभी सहयोगी इकाइयों का
आतंकवाद से कोई संबंध नहीं मिला है। इसलिए सरकार का मानना है कि जमात इस्लामी, बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर और जमात की अन्य सभी सहयोगी इकाइयां आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने जमात इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान से बात की और उनसे कहा, जमात इस्लामी के प्रमुख ने पीटीआई को बताया या कहा कि भारत ने अतीत में कुछ ऐसा काम किए हैं जो बांग्लादेश के लोगों को पसंद नहीं आया है। उन्होंने कहा कि मसलन साल 2014 के बांग्लादेश में चुनाव के दौरान एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने ढाका का दौरा किया और निर्देश दिया कि चुनाव में किसे भाग लेना चाहिए और किसे नहीं। यह अस्वीकार था क्योंकि यह पड़ोसी देश की भूमिका नहीं है। जमात प्रमुख ने कहा कि हमारा मानना है कि भारत अंततः बांग्लादेश के साथ संबंधों में अपनी विदेश नीति का पुनः मूल्यांकन करेगा। हमें लगता है कि एक दूसरे के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उससे बचना चाहिए। जमात इस्लामी के प्रमुख ने कहा, मिलकर काम करना और हस्तक्षेप करना दोनों अलग अलग बात है। साथ मिलकर काम करना सकारात्मक मायने रखता है जबकि हस्तक्षेप नकारात्मक है। भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है। हम ज़मीन और समुद्र दोनों सीमाएं साझा करते हैं, इसलिए हमारे बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। जमात के प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी भारत के साथ सौहार्दपूर्ण और स्थिर संबंध चाहती है, लेकिन साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को पड़ोस में अपने विदेश नीति पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। द्विपक्षीय संबंधों का मतलब एक दूसरे के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप करना नहीं है। शफीकुर रहमान ने बांग्लादेश में हाल में आई बाढ़ के हालात और भारत की भूमिका पर भी टिप्पणी की। जमात इस्लामी पर शेख हसीना सरकार ने पाबंदी लगाई थी, लेकिन शेख हसीना के इसी महीने 5 अगस्त को देश छोड़कर जाने के बाद से ढाका में जमात का दफ्तर सक्रिय हो चुका था। जमात के प्रमुख का कहना है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अशांति की वजह से इस्तीफा देकर भारत भागने की जगह कानून का सामना करती तो बेहतर होता। जमात प्रमुख ने स्वीकार किया कि अतीत में जमात इस्लामी का भारतीय प्रतिष्ठानों के साथ संपर्क था, लेकिन पिछले 16 सालों में अवामी लीग के शासन के दौरान यह संपर्क कम हो गया। उनका मानना था कि भारत के साथ प्रभावी संबंध फिर से स्थापित किए जा सकते हैं। बांग्लादेश में जमात इस्लामी कार्यकर्ताओं के हिंदुओं पर हमले के आरोप को जमात इस्लामी के प्रमुख ने बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी के नकारात्मक चित्रण के लिए दुर्भाग्यपूर्ण मीडिया अभियान को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि पिछले 15 सालों में शेख हसीना सरकार के अत्याचारों का सबसे ज़्यादा शिकार होने के बावजूद हम अब भी बचे हुए हैं और जमात को अब भी लोगों का समर्थन हासिल है। पाकिस्तान के साथ रिश्तों के बारे में रहमान ने कहा, हम उनके साथ भी अच्छे संबंध चाहते हैं। हम उपमहाद्वीप में अपने सभी पड़ोसियों के साथ समान और संतुलित संबंध चाहते हैं। स्थिरता बनाए रखने के लिए यह संतुलन बहुत ज़रूरी है। जमात इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमान ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि ये बारिश को लेकर के जो मसले पैदा हुए हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में बहुत भयानक तरीके की बाढ़ आई और वहाँ तमाम मकान डूब गए। सैलाब में बहुत नुकसान हुआ है बांग्लादेश के अंदर। उस पर बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और उसका आरोप भारत के ऊपर लगाया गया कि भारत की तरफ से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की तरफ से पानी छोड़ा गया जिससे बांग्लादेश में बाढ़ आ गई है। तो शफीकुर रहमान जो जमात इस्लामी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं करें कि भारी बारिश के लिए भारत जिम्मेदार है।
लेकिन भारत को पानी छोड़ने से पहले हमें सूचित करना चाहिए था, ताकि हम स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकें और लोगों की जान बचा सकें। हमारा मानना है कि ये बांध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और पानी को उसके प्राकृतिक रास्ते पर चलने देना चाहिए। जो बांध भारत की तरफ से बनाए गए हैं भारत में, उनको लेकर के वो कह रहे हैं कि ये बांध नहीं होने चाहिए और पानी का जो बहाव है दरिया जैसे होता है बिना बांध के, वैसे चलने देना चाहिए। उनकी ये टिप्पणी ढाका से आई उन रिपोर्टों के बीच आई है जिसमें बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया गया है। बांग्लादेश और उससे सटे भारत के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ से कई लोगों की मौत हो गई है और करीब 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ये जो बाढ़ आई है, सैलाब आया है, जो पानी वहाँ भरा है बांग्लादेश में जाकर के, उससे 30 लाख लोगों पर की ज़िंदगी पर असर पड़ा है। इस बाढ़ से राजनीतिक बदलाव के बाद बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश में आई इन रिपोर्टों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि त्रिपुरा के गुमती नदी पर बांध के खुलने की वजह से बांग्लादेश के कुछ इलाकों में बाढ़ आई है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ संबंधों का समर्थन करती है, लेकिन बांग्लादेश को अतीत का बोझ पीछे छोड़कर अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मजबूत और संतुलित संबंध बनाए रखना चाहिए। जमात इस्लामी चीफ रहमान ने तर्क दिया कि जमात इस्लामी को भारत विरोधी मानने की भारत की धारणा गलत है और जमात इस्लामी किसी देश के खिलाफ नहीं है। अब ये जमात इस्लामी संगठन है क्या, थोड़ा सा इस पर गौर के लेते हैं। जमात इस्लामी की मूल शाखा जमात इस्लामी बांग्लादेश की स्थापना 26 अगस्त 1941 को लाहौर में हुई थी। यह अविभाजित पाकिस्तान का समर्थक था। उसने साल 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद भी इसके लिए अभियान चलाया ताकि एक एकीकृत एक पाकिस्तान दोबारा से बना रहे। डॉक्टर रहमान ने ढाका में पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि पाकिस्तान के शासन के दौरान हमारा बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन हमारे साथ भेदभाव किया जाता था। डॉक्टर रहमान ने स्वीकार किया कि बांग्लादेश कई धर्मों को मानने वालों का देश है। बांग्लादेश मुस्लिमों, हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और अन्य छोटे धार्मिक समूहों से बना है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम सभी मिलकर बांग्लादेश बनाते हैं। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सरकार में मंत्री रहे सभी लोगों के राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिए। शफीकुर रहमान ने कहा कि जब भी बांग्लादेश में चुनाव होंगे जमात इस्लामी उसमें भाग लेगी। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि अंतरिम सरकार को समय दिया जाना चाहिए, लेकिन ये अनिश्चितकालीन नहीं होना चाहिए। हम नए चुनाव के समय पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे, लेकिन जब भी चुनाव होंगे हम उसमें भाग लेंगे। 1978 में जमात इस्लामी ने पहली बार आम चुनाव में हिस्सा लिया। 1986 में देश की संसद में उसके 10 उम्मीदवार जीत कर पहुँचे थे। साल 2001 में पार्टी ने संसद में 18 सीटें हासिल की और 3 अन्य दलों के साथ गठबंधन बनाया। इसी साल पार्टी बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार में शामिल हुई। यह उनका एक हिस्ट्री थी। जमात इस्लामी के ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगते रहे, उसका भी जिक्र करते हैं। वो किस तरह के आरोप में देखें। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पार्टी के कई नेताओं पर लोगों पर अत्याचार के संगीन आरोप लगे। पार्टी पृथक बांग्लादेश का विरोध कर रही थी क्योंकि उसकी निगाह में यह इस्लाम विरोधी था। 1990 में सैन्य शासन के समाप्त होने के बाद पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ युद्ध अपराध में शामिल होने के आरोप लगे और मुकदमे चले। मई 2008 में बांग्लादेश पुलिस ने जमात नेता और पूर्व मंत्री मोतिउर रहमान को 2 अन्य पूर्व मंत्रियों के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 2 अन्य पूर्व मंत्रियों में अब्दुल मन्नान भुइयाँ और शमसुल इस्लाम शामिल थे। साल 2010 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने पार्टी के 8 नेताओं को युद्ध अपराधी दोषी पाया था।
बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद वक्त बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे हुए थे, झड़पें हुई थी, आगजनी हुई थी। इसको भड़काने का आरोप भी जमात इस्लामी के ऊपर लगा था। यह पूरी डिटेल रिपोर्ट हमने आपको बीबीसी के माध्यम से सुनाई है। बीबीसी ने इस खबर को पब्लिश किया है, वहीं से हमने पूरी जानकारी हासिल करके आपको बताया है। बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी है। अंतरिम सरकार की तरफ से कई सारी बातें ऐसी कही गई जो भारत के लिए ठीक नहीं है। वहीं भारत की विदेश नीति पूरी तरह से नाकाम उस वक्त हो गई जब शेख हसीना वाजिद को इस्तीफा दे करके भागना पड़ा। शेख हसीना वाजिद ने भारत में रहते हुए कहा कि अमेरिका ने यह सारा कुछ करवाया, उनकी सरकार जो गिरी है तो अमेरिका ने करवाया सब कुछ। अब भारत और अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं। भारत ने शेख हसीना को बहुत सपोर्ट किया। इसी साल जनवरी में 2024 जनवरी में बांग्लादेश में पूरी तरह इलीगल चुनाव हुए थे। दुनिया हैरान थी ये कैसे चुनाव है, कोई था ही नहीं उसमें। अकेले शेख हसीना वाजिद चुनाव लड़ी और वो जीत गई और सरकार बना ली उन्होंने। सारी विपक्षी पार्टियां चुनाव से गायब थी, बड़े नेता जेलों में डाल दिए गए थे। मगर चुनाव हुए और वो जीत गई और भारत ने उसको मान्यता भी दे दी चुनावों को। इस तरह की खबरें हैं जो हमने पिछली बार की एक रिपोर्ट में बताई थी कि भारत ने बाकायदा लॉबिंग की थी अमेरिका के साथ कि शेख हसीना को बचाए रखना है, उनकी मदद करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और यह खबर हमने आपको बताया था अमेरिकी इदारों से, अमेरिकी जो न्यूज़ माध्यम से उनके जरिए। अभी इसमें बड़ी पेचीदगी है। शेख हसीना के खिलाफ 65 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 48 मुकदमे कत्ल के हैं, युद्ध अपराध के हैं और उनके खिलाफ मुकदमे चलेंगे। बांग्लादेश भारत से डिमांड करेगा कि आप शेख हसीना को हमारे हवाले कीजिए और बांग्लादेश वापस भेजिए। उस स्थिति में भारत क्या करेगा ये देखना होगा। अगर वो वापस नहीं करता है तो बांग्लादेश के साथ कशीदगी और बढ़ेगी, और अगर वापस कर देता है तो भारत अपना भरोसा अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, जिस किसी से भी है वो और खो देगा। एक तो बचा नहीं सके, दूसरे मरने के लिए वापस भी भेज दिया। तो यहाँ एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। भारत के लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन है बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर के। साथ ही भारत के अंदर कई सारे लोगों ने यह खौफ दिलाने की कोशिश की कि जैसा बांग्लादेश में हुआ है वैसा भारत के अंदर भी तख्ता पलट हो सकता है। कंगना रनौत का जो बयान है जिस पर विवाद चल रहा है मुल्क के अंदर, वो भी इसी तरफ इशारा कर रही थी कि किसानों का जो आंदोलन था जैसा बांग्लादेश में हुआ था वैसा करने के लिए ये सब कुछ किया गया था, जिसके पीछे अमेरिका और चाइना है, ये उन्होंने स्पष्ट बोला है। अमेरिका और चाइना किसान आंदोलन के पीछे थे, अगर उसका अर्थ निकालें तो यही है। और वो भारत के अंदर मोदी साहब की सरकार का तख्ता पलट करवाना चाहते थे। और भी कई इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। डर है भारत के अंदर, ये भारत के बड़े लोगों में डर है इस वक्त। मोदी साहब, भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन जाते हैं। यूक्रेन जाने का उनका जो मकसद था हम बयान कर चुके हैं पहले भी रिपोर्ट्स में। वो पश्चिमी देशों और अमेरिका को हमवार करने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन के ज़रिए पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि जैसा बांग्लादेश में हुआ है भारत में वैसा कुछ न हो। और हम अमेरिका या यूरोप से अलग नहीं है। हम रूस के साथ हैं लेकिन एक तरफा नहीं है किसी के साथ। जो मतलब निकलता है यूक्रेन जाने का वो यही है
तो ये खबर थी जो हमने बताई कि जमात इस्लामी के ऊपर से पाबंदी हटा दी गई है। जमात इस्लामी एक कट्टर धार्मिक संगठन माना जाता है बांग्लादेश का, और उसके ऊपर ही आरोप लगते रहे कि वह आतंकवादी एक्टिविटीज़ में शामिल रहता है। भारत के बिल्कुल पड़ोस में एक और देश है म्यांमार, बर्मा जिसको कहते हैं। बर्मा के अंदर भी बहुत बवाल है। वहाँ सैन्य हुकूमत चल रही है। उस सैन्य हुकूमत का सिर्फ 40% ज़मीन पर कब्जा है, बाकी 60% पर हथियारबंद मिलिशियाज का है। यह वो मिलिशियाज हैं जिनके पास बाहर से हथियार और पैसा मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है उनको। बांग्लादेश के साथ भारत के बॉर्डर मिले हुए हैं, म्यांमार के साथ भारत की सरहदें मिली हुई हैं। भारत के लिए प्रॉब्लम हो सकती है आगे आने वाले वक्त में। भारत के अंदर कई सारे राज्यों में माओवादी गतिविधियां रहती हैं। अगर किसी भी लेवल पर इनका आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो वो बड़ा चैलेंज हो जाएगा भारत के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए। भारत सरकार की नज़र इन तमाम चीज़ों पर है और आइंदा भी रहेगी। शुक्रिया आप सभी का।